अच्छा ठीक है, कैमरा चालू है, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो कुछ लोग आ गए हैं। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, देखो हम जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं और जल्दी ही इसको खत्म करते हैं। आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन लेने वाले हैं, ठीक है, जिसमें अभी तक जो हमने किया है थर्मोडायनेमिक्स में उसका निचोड़ निकालने वाले हैं। ठीक है, आप एक चीज को देखिए कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है पूरा, ये आज का जो हमारा सेशन है इसका टाइटल है पूरा गेम ऑफ टर्म्स। कि पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो टर्मिनोलॉजी का गेम है। यदि आपने टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्लियर कर लिया, यदि आपको टर्म्स का मीनिंग एकदम क्लियर है, देखो हम क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, हम पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टर्म्स का मीनिंग क्लियर नहीं है। और थर्मोडायनेमिक्स में टर्म्स बहुत सारे हैं, ठीक है। इसीलिए एक दो क्लास तो सिर्फ टर्म्स को समझाने में लगती है कि आइसोबारिक यानी कि समदाबी का मतलब क्या है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का मतलब आपका क्या होता है, एंथैल्पी का मतलब आपका क्या होता है, ठीक है, आपका कोई भी साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आपका हीट क्या होता है, आपका डब्ल्यू क्या होता है, वर्क कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। आप कहीं यदि रुद्धोष्म प्रक्रम लिखते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस लिखते हो, उसका मतलब क्या है, ठीक है। इन सब चीजों का मतलब है, देखो, ठीक है। आइसोबारिक यानी कि समदाबी जो प्रोसेस होते हैं उनका मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपको शब्दों का मतलब आता है थर्मोडायनेमिक्स में तो आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है। और यही मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि मैं सिर्फ शब्दों का मतलब जानता हूं, उसके बेसिस पे मैं सारे सवाल सोल्व करूंगा। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। आवाज मेरी, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने कुछ लिखा है, सर ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता एंड, हाँ ठीक है। हाँ देखो, क्वेश्चन कब समझ नहीं आता, जब हमें शब्दों का मतलब पता नहीं है, ठीक है। तो शब्दों के मतलब से ही हम क्वेश्चन के मतलब और उत्तर तक आज जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन लिया है जिसको हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है 6.1। ये पहला एग्जाम्पल है थर्मोडायनेमिक्स में, यहीं से आपकी शुरुआत होती है कि आपको आपका गेम क्या होने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, और हमने जो अभी तक सीखा है ना उसके बेसिस पे इसके आंसर तक हम जाएंगे, ग्रो करेंगे हम हमारे जो आंसर है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आपको परिवर्तन बताना है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताना है, यानी कि डेल्टा यू बताना है। अब डेल्टा यू की जैसे ही बात आती है, आप ध्यान रखना, फर्स्ट जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, पहला नियम वो आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि वो ही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की बात करता है। डेल्टा यू के बारे में वो ही बताता है कि वो आपका जो सिस्टम है, ठीक है, यानी कि प्लस क्यू तो क्या हो गया, सिस्टम को दी गई आपकी जो उष्मा है और सिस्टम पर जो किया गया कार्य है उसके योग के बराबर होता है इंटरनल और एनर्जी में परिवर्तन, ठीक है। अब यहां पर क्यू और डब्ल्यू का आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे डब्ल्यू के पहले प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सिस्टम पर किया गया कार्य, ठीक है। क्यू के पहले भी यहां प्लस है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका सिस्टम को दी गई हीट, यानी कि सिस्टम को दी गई हीट और वो क्या है आपका सिस्टम पर किया गया कार्य, ठीक है ना। ये बात हो गई, ओके। अब अब हम लोग एक एक क्वेश्चन टेकअप करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निकाय द्वारा परिवेश से उष्मा अवशोषित नहीं हो, यानी कि देखो हमारे सामने क्या है, तीन कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है, दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है। तीनों में हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा यू बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा, निकाय द्वारा परिवेश से उष्मा का अवशोषित नहीं हो, उष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा, तो भाई ये क्यू क्या है जरा मुझे बताना। ये क्यू है आपकी जो सिस्टम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है बेसिकली, क्योंकि इस क्यू का साइन क्या है, प्लस है, और प्लस का मतलब क्या हुआ, सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब की गई उष्मा, और माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, सिस्टम द्वारा उत्सर्जित की गई उष्मा बोल दो, या सिस्टम ने परिवेश को कितनी दे दी, यानी कि सिस्टम से माइनस हो गई वो माइनस क्यू है, और जो सिस्टम को मिल गई वो प्लस क्यू होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है निकाय द्वारा परिवेश से उष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा।
परिवेश से उष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका Q का मान हो गया 0। जैसे ही Q का मान हो गया 0, आपका डेल U हो गया W के बराबर, यानी कि किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो डेल U का मतलब हमें मिल गया। बात आपको समझ में आई? निकाय की दीवारें किस तरह की होगी, ये और इन्होंने पूछा है, निकाय की दीवारें किस तरह की होगी। ये देखो बहुत सिंपल सी बात है। कैसे भाई, जब आपका उष्मा अवशोषण नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब निकाय की दीवारें किस तरह की है, निकाय की दीवारें इस तरह की है कि उष्मा उसके आर पार नहीं जा सकती। ऐसी दीवारों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी दीवारों को हम रुद्धोष्म प्रकृति की दीवारें बोलते हैं, या फिर एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल यानी कि रुद्धोष्म दीवारें, यानी कि जिनसे हीट का आपका जो संचरण है, हीट है ना, वो आ जा नहीं सकती है। तो ये हो गई आपकी एडियाबैटिक वॉल। बात आपको समझ में आ गई? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। सबसे पहला वाला बहुत सिंपल तरीके से सोल्व किया है, आप देखते जाओ। आज ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको कुछ नहीं पूछूंगा, मैं ही सोल्व करूंगा। आपको बस ये पकड़ना है कि मैं, मेरे जो शब्दों का जो नॉलेज है, मैं सिर्फ उसी को यूज ले रहा हूं और मैं कुछ भी यूज नहीं ले रहा। ठीक है, आगे देख लो। सेकंड है, निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए, निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए, इसका मतलब सेकंड में इन्होंने क्या कहा? सेकंड में इन्होंने कह दिया भाई W इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, प्लस W क्या है, निकाय पर किया गया कार्य। तो निकाय पर किया गया कार्य यहां पर 0 कह दिया इन्होंने। परंतु उष्मा की मात्रा Q निकाय से परिवेश को दे दी जाए, यानी कि निकाय से आपके सिस्टम से सराउंडिंग को क्या दे दी? आपके हीट दे दी। इसका मतलब ये क्या हो गया? माइनस Q हो गया। हीट क्या हो गई आपकी? माइनस Q हो गई। ये लो गई। बात आपको समझ में आई? तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? समझो बात को। डेल्टा U इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? W तो 0 हो गया, और हीट है ना, वो सिस्टम से सराउंडिंग को दे रहे हैं हम लोग, सिस्टम से सराउंडिंग को दे रहे हैं। ये देखो, ये कह रहा है Q मात्रा निकाय से परिवेश को दे दी जाए, यानी कि सिस्टम से आपको किसको दे दी जाए? आपके सराउंडिंग को दे दी जाए। तो Q का साइन क्या हो गया? माइनस। अब यहां पर जितना भी W इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, तो जितना भी इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो माइनस Q के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? ये कह रहा है Q प्लस W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका डेल्टा U इज इक्वल टू Q हो जाएगा, और यहां पर Q का साइन क्या है? माइनस है, तो हम लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q। ये क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन हो गया। अब ये कह रहा है दीवारें किस प्रकार की हैं। ये देखो आगे ये और पूछा है, निकाय की दीवारें किस प्रकार की है। तो भाई वॉल किस प्रकार की है? उष्मा का संचरण हो रहा है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में उष्मा आ जा रही है। इसका मतलब हमारी जो दीवारें हैं वो थर्मली क्या है? कंडक्टिंग है। क्या है? दीवारें थर्मली कंडक्टिंग है। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, थर्ड वाले का लोगों ने आंसर दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे चलूंगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये देखो, ये वीडियो, ये जो हम क्लास ले रहे हैं, ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग इसको बाद में भी देखने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है, इसलिए कई बार हो सकता है कि मैं आपके हिसाब से नहीं चलूं, एकदम स्लो मोड में मुझे चलना पड़ता है। यस, निकाय द्वारा W किया गया कार्य क्या है? W है। और Q क्या है? Q मात्रा की उष्मा निकाय को दे दी जाए। ओके, तो यह किस प्रकार का निकाय होगा? निकाय द्वारा ये क्या है? निकाय, ये अच्छा, सिस्टम द्वारा W मात्रा, अच्छा सिस्टम ने काम किया है भाई, सिस्टम ने काम किया है ना, सिस्टम ने काम किया है। इसका मतलब आपका वर्क तो क्या हो गया? आपका हो गया माइनस W। ठीक है, और आपका Q मात्रा की उष्मा निकाय को दे दी जाए। ओके, तो आपका डेल्टा U क्या हो गया? डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। ये लो, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी निकाय द्वारा किया गया कार्य है। ओके, इसका मतलब ये क्या हुआ? यस, यह किस प्रकार की दीवारें होंगी? ओके, इसका मतलब देखो क्या हुआ यहां पर, हीट जो है वो हीट की मात्रा, अच्छा, उष्मा निकाय को दे दिया इन्होंने, ठीक है, यानी कि हीट तो दे दिया किसको? सिस्टम को, ठीक है, और W काम कर दिया किसने? अच्छा, इसका मतलब ये देखो, ये हुआ जितना सिस्टम को हीट मिला है, ठीक है ना, जितना सिस्टम को हीट मिला है, ओके, Q वो क्या होगा? किए गए कार्य के इक्वल होगा। बात आपको समझ में आ गई? वो किए गए कार्य के इक्वल होगा, ठीक है। और ये कब होता है? जब आपका सिस्टम क्लोज्ड होता है। ये लो,
क्लोज्ड सिस्टम है, जितनी हीट मिली वो सारी की सारी कार्य में कन्वर्ट हो गई, जितनी हीट मिली वो सारी की सारी कार्य में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, जितनी हीट मिली सिस्टम ने उतने का काम कर दिया, ओके, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, सिस्टम, यहां पर, यहां इन्होंने सिस्टम का प्रकार पूछा है, दीवार का नहीं पूछा। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा दीवार तो थर्मली कंडक्टिंग, वो तो ऊपर वाले में पूछ लिया, ठीक है। दीवार किस तरह की होगी भाई, थर्मली कंडक्टिंग होगी ऊपर वाले में। इसमें आपका निकाय पूछा है, तो सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है, क्योंकि जितनी आप हीट दे रहे हो वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने सीखा, जो मेरा शब्दों का नॉलेज है, मैं सिर्फ उसी से आगे चल रहा हूं, और मैं आगे किसी से नहीं चल रहा हूं, ठीक है। इतनी बात हो गई, ओके। अब ठीक है, ये लो, ओके। और इसका यहां पर देखो, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब इन्होंने वहां पर सीधा सा कर दिया कि भाई वर्क तो सिस्टम द्वारा किया गया है और हीट उसको दे रहे हैं, तो क्यू प्लस रहा और डब्ल्यू माइनस हो गया। इसका मतलब इसका सही ये होगा क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये हमने क्या किया है, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, लेकिन यह इसने पूछा क्या है, डेल्टा यू, ओके। तो आप इसको वही कर लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में यहां परिवर्तन जो है वो ये होगा, यदि हम ये करेंगे Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कर देंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। तो ये इसमें करेक्शन है, आप इसका ये करो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इतनी बात हो गई, ओके। अब आपके सामने एक सवाल है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। कुछ लोगों ने क्या लिखा है, थर्मली कंडक्टिंग। अच्छा, थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब, देखो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब तो ये है कि जो आपका कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज है, यदि हीट उसमें से आ जा रही है तो वो थर्मली कंडक्टिंग है ना, उष्मा का चालक है। उष्मा का चालक तो समझ ही गए ना आप, ठीक है। उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, ये देखो हमारे पास मतलब क्या बोलते हैं, बैकअप में वो है ना, तो कोई बात नहीं है। जैसे आपका लोहा है तो उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है ना, आप एक सिरा आग में लगा लो और दूसरा सिरा आप खुद पकड़ लो, हीट अपने आपके हाथ तक आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उष्मा का चालक हुआ, बेचारा हीट को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ओके, यस। तो क्या है द करेक्ट ऑप्शन फॉर, अच्छा ये अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शंस फॉर फ्री एक्सपेंशन, देखो मैं सिर्फ कीवर्ड को हाईलाइट करने वाला हूं, आप देखते जाओ, मैं सिर्फ कीवर्ड को हाईलाइट करने वाला हूं और मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं, ठीक है। कीवर्ड को हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले इन्होंने लिखा है फ्री एक्सपेंशन, ये लो भाई, फ्री एक्सपेंशन को दिया है, आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन किया है और एडियाबेटिक कंडीशन में किया है। ये मेरे शब्द है मेन, जिससे मैं यहां तक पहुंचूंगा, ठीक है, आंसर तक पहुंचूंगा। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब समझ लो, उसके बाद हम लोग आइडियल गैस का और एडियाबेटिक कंडीशन का भी मतलब समझेंगे। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब भी कोई गैस प्रसारित होती है तो उसके सामने कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। देखो, एक तो मैंने ये लगाया, ये मैंने यहां पर इसमें गैस ले लिया, ठीक है, और यहां पर ये मैंने एक पिस्टन ले लिया और पिस्टन पे एक प्रेशर लगा हुआ है, एनवायरमेंटल प्रेशर, ठीक है। जो इस सिचुएशन में यदि पिस्टन रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, क्योंकि बाहरी प्रेशर और इंटरनल प्रेशर क्या है, दोनों बराबर है। ये यहां पर यदि हम लोग एक्सपेंशन कराएंगे, फैलाएंगे गैस को बाहरी प्रेशर को कम करके, तो वो फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि गैस के सामने एक प्रेशर है, बाहरी प्रेशर है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन यदि हम गैस का प्रसारण, आदर्श गैस का प्रसारण, है ना, हमारे पास आइडियल गैस है, आइडियल गैस दिया इन्होंने, आदर्श गैस, ठीक है ना, उसका प्रसारण यदि हम लोग निर्वात में करते हैं, ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं, वैक्यूम में करते हैं, वैक्यूम में कोई सामने से कोई गैस नहीं होती, तो पी एक्सटर्नल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये गैस है आपकी, ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, और ये जो आपकी दीवारें हैं ना, ये आपकी वो है, एडियाबेटिक दीवारें हैं। एडियाबेटिक यानी कि हीट बाहर से आ जा नहीं सकती ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इसका एक्सपेंशन कराओगे, ये दीवार जैसे ही आप हटाओगे, वैसे ही ये आइडियल गैस पूरे इसमें कंटेनर में फैल जाएगी। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पहले हमने एक पूरा कंटेनर लिया हुआ था, उसका नीचे वाला हिस्सा आइडियल गैस से भरा हुआ था और ऊपर वाला निर्वात था। अब हमने वो दीवार बीच की हटा ली, पार्टीशन हटा लिया, गैस पूरी फैल गई इसमें। तो गैस गैस अब
कैसे फैल रही है? गैस वैक्यूम में फैल रही है और गैस के सामने कोई प्रेशर नहीं है। जब भी सामने से कोई प्रेशर नहीं होता है, पी एक्सटर्नल जीरो हो जाता है, तो वर्क हो जाता है साथियों जीरो, क्योंकि वर्क का बेसिक फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला ये है, जनरल फॉर्मूला डेल्टा पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आप पकड़ लो, जब भी पी एक्सटर्नल जीरो होगा, कब होगा? वैक्यूम में। वैक्यूम शब्द आते ही कान खड़े हो जाने चाहिए, वैक्यूम शब्द आ गया, वैक्यूम में प्रसारण हो रहा है, इसका मतलब सामने से कोई प्रेशर नहीं है, वहां निर्वात है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, इसका मतलब वर्क आपका हो गया जीरो। वैक्यूम में हमेशा प्रेशर वर्क जीरो होता है। और सुन लो, यहीं पे एक और बता देता हूं मैं, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि आपका समायतनी प्रोसेस, उसमें आपका वॉल्यूम में जो परिवर्तन है वो जीरो होता है। ठीक है, तो जब भी आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आपका वर्क का फॉर्मूला ये हो गया, जब आप डेल्टा वी की वैल्यू जीरो रखोगे तो वर्क जीरो हो गया। ध्यान रखना, एक तो जब भी गैस का प्रसारण मुक्त प्रसार हो, निर्बाध प्रसार लिखा हुआ हो, वैक्यूम में लिखा हुआ हो, पी एक्सटर्नल जीरो हो, तो आपका वर्क जीरो होगा। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, समायतनी प्रोसेस है, डेल्टा वी जीरो होगा, जब भी डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा। वर्क जीरो होने की ये दो कंडीशन है जो बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, अब यहां पर भी देखो फ्री एक्सपेंशन लिखा हुआ है, फ्री एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे पता चल गया वर्क तो मेरा जीरो है। इसका मतलब या तो मेरा आंसर ये सही है या मेरा आंसर ये सही है, पहली बात। दूसरी बात, एडियाबेटिक कंडीशन लिखी हुई है, एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब ये होता है Q इज इक्वल टू जीरो है। Q इज इक्वल टू जीरो, एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब रुद्धोष में परिस्थिति क्या होती है? जब हीट न तो बाहर से आ सकती है न अंदर से हीट बाहर जा सकती है। इसका मतलब ये जो दीवारें हैं ना आपकी, ये पूरी तरह से थर्मली इंसुलेटेड है, यानी कि हीट बाहर न जा सकती है न आ सकती है। विलगित तंत्र जिसको बोलते हैं, आपका आइसोलेटेड सिस्टम है ये। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की जो दीवारें होती है ना, वो आपकी कौन सी होती हैं? एडियाबेटिक वॉल होती है, जिसमें हीट बाहर न आ सकती है न जा सकती है। जब एडियाबेटिक कंडीशन होता है तो हमेशा ही Q इज इक्वल टू जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आइसोथर्मल कंडीशन में आप क्या करते हो? डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो करते हो। ठीक है ना? आइसोबारिक प्रोसेस में हमने क्या किया? वॉल्यूम में परिवर्तन जीरो। तो वैसे ही एडियाबेटिक कंडीशन रुद्धोष में परिस्थिति में क्या होगा? आपका हीट एक्सचेंज जीरो होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। Q इज इक्वल टू जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो ढूंढो भाई, ये रहा, डी आंसर है इसका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो, अब आपने कहा सर Q इज इक्वल टू जीरो समझ में आ गया, W इज इक्वल टू जीरो समझ में आ गया, लेकिन एडियाबेटिक कंडीशन में ये टेम्परेचर जीरो कैसे हुआ? डेल्टा टी जीरो कैसे हुआ? तो एक बात सुन लो अच्छी तरह से, यहां ध्यान रखना, ये सारी गड़बड़ किसने क्रिएट करी है? आइडियल गैस ने। आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टी है? आइडियल गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये हम पढ़ते हैं। आइडियल गैस कैसी होती है? अणुओं के बीच में जीरो आकर्षण बल, कोई आकर्षण बल नहीं होता। इसलिए हमेशा जब भी एडियाबेटिक इसका आइडियल गैस का प्रसार होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता। सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है? इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या बोलते हैं, आपका टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आता, वो जीरो होता है। ये तो हो गया एक तरह से, एक एक तरीका इसको समझाने का। अब दूसरा तरीका वो सिंपल है, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या है कॉन्सेप्ट? वही है कि आइडियल गैस के मोलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। इसका मतलब आइडियल गैस जब फैलती है, ठीक है, तो कोई तापमान में परिवर्तन भी नहीं होता। जैसे आप साइकिल के टायर से हवा निकलती है, ठीक है, तो वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस है, आपका रुद्धोष प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हवा इतनी जल्दी निकल रही है कि टायर के अंदर और जो टायर के बाहर का वातावरण है उसके बीच में आपका जो टायर है वो तो वैसे ही उष्मा का कुचालक है, ठीक है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जो सिस्टम को कार्य करना पड़ता है, हवा फैल रही है ना, ठीक है, जो अंदर टायर की हवा है वो फैल रही है, ठीक है, तो सिस्टम को कार्य करना पड़ा, सिस्टम को कार्य करना पड़ा तो उसकी बेचारे की एनर्जी कम हो गई, और इसीलिए साइकिल के टायर से जो हवा निकलती है वो आपको ठंडी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई, इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो बेचारे का टेम्परेचर डाउन हो गया, आपको वो ठंडी लगती है। ठीक है, तो लेकिन यहां ऐसा नहीं है। और वो ऐसा क्यों हुआ?
क्यों इंटरनल एनर्जी वहां कम हुई? क्योंकि रियल गैस भरी हुई है, अंदर हवा भरी हुई है और उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे ही वो फैलेगी तो अट्रैक्शन फोर्स को दूर करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा चाहिए तो बेचारे का टेम्परेचर कम हो जाता है। बात आपको समझ में आई? यहां रियल गैस है। अब वापस सुनो, रियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसलिए अब कर्सर पे ध्यान दो। कर्सर ये कह रहा है कि रियल गैस, ये देखो इधर से इधर फैल रही है, इधर से इधर जैसे ही रियल गैस फैलेगी तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, लेकिन तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि रियल गैस के अणुओं के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। यदि सॉरी, रियल नहीं, आइडियल, मैं रियल बोल रहा हूं, ये आइडियल है, ठीक है। आइडियल गैस देखो, कर्सर जैसे दिखा रहा है वैसे फैल रही है। आइडियल गैस फैलेगी तो क्या होगा? तापमान में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं आया क्योंकि आइडियल गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। बात आपको समझ में आई? आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए उसको दूर करने के लिए कोई एनर्जी भी नहीं चाहिए, इसलिए एनर्जी नहीं चाहिए तो तापमान वही बना रहेगा। और तापमान वही क्यों बना रहेगा? बाहर से भी हीट नहीं आ जा सकती क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशन हमने लगा रखी है, ठीक है। इसका मतलब तापमान में परिवर्तन जीरो होगा। ये सारा आइडियल गैस लिखा होने की वजह से है। यदि यहां पर आपका कुछ और होता, रियल गैस होता, तो तापमान में क्या हो जाता? आपका तापमान डाउन हो जाता। बात आपको समझ में आई? डेल्टा टी जीरो नहीं रहता रियल गैस के केस में, ठीक है ना। वास्तविक गैसें जब फैलती हैं तो बेचारी ठंडी हो जाती हैं, और आदर्श गैस चाहे फैलो चाहे कुछ भी करो वो वही रहती है, ठीक है। अब ये देखो, यहां पर एक गेम है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो है जीरो गेम। कौन सा गेम? जीरो का गेम। ये लो, हाँ आ गया भाई। जीरो का गेम। जीरो का गेम क्या है? जीरो का गेम ये आपको एक तो समझ में आ गया कि वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन लिखा हुआ हो, या फ्री एक्सपेंशन हो, वैक्यूम हो, निर्वात में प्रसार हो, तब आपका कार्य जीरो हो जाएगा। एक आपको मैंने बता दिया, आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, आपके समायतनी प्रोसेस, जिसमें आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये तो है एक जीरो का गेम। एक जीरो का गेम और है, वो भी जरा ले लो, ठीक है। वो क्या है? वो आपका आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस का जब भी एक्सपेंशन होता है, आइडियल गैस का जब भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तो आपका हमेशा ध्यान रखना, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आपका इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जीरो गेम है। बात आपको समझ में आई? तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, और एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपका कब है? इसका क्या बोलते हैं? आइडियल गैस का एक्सपेंशन कब? आइसोथर्मल कंडीशन में। ये लो, ये भी मैं यहां लिख देता हूं, आप नहीं तो बाद में कंफ्यूज होते रहोगे कि सर ने आइसोथर्मल नहीं बताया था, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंडीशन में आइडियल गैसेज का एक्सपेंशन जब भी होता है तो वहां पर आता है, आपको मिलेगा क्या? जीरो। कौन सा जीरो? एंथैल्पी में चेंज जीरो, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो, टेम्परेचर में चेंज जीरो। क्यों? क्योंकि है ही प्रोसेस आइसोथर्मल। अब इसको मैं समझा दूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो होता है। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, आपके तापमान का फलन है। तापमान में परिवर्तन होगा तो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है? बेचारी मॉलिक्यूल्स की जो अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी है, आपकी और भी कई तरह की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, उन सबका योग है। और वो एनर्जी कब बढ़ती है? जब आप तापमान बढ़ाते हो, ठीक है। तो तापमान, यदि तापमान में परिवर्तन जीरो है तो आपका डेल्टा यू हमेशा ही जीरो होगा, इसको याद रखना। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू हमेशा जीरो होता है। अब यहां एक चीज और देखो, क्या चीज है? एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो क्यों हुआ? एंथैल्पी में परिवर्तन जीरो इसलिए हुआ कि एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है ये पी डेल्टा वी। या तो इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, डेल पीवी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका डेल्टा यू तो जीरो हो ही गया, साथ में आइडियल गैस के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? फिर यहां पर शब्द ने दिक्कत कर दी, आइडियल गैस ने। आइडियल गैस ये कहती है कि आइडियल गैस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है? P2 V2 होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? P1 V1 क्या होता है? P2 V2। इसका मतलब और सुन लो, सीधी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये आपने गैस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कभी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। अभी नहीं तो पहले पढ़ा होगा। तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब पीवी में कोई चेंज नहीं होता, किसके लिए?
आइडियल गैस के लिए। तो यहां पर प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी? आइडियल गैस ने। तो आइडियल गैस का जब भी आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपेंशन हो, प्रसार हो, तो डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है और डेल्टा एच भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू जीरो हो गया और डेल्टा पी भी वैसे ही जीरो है। ये आइडियल गैस के लिए वैसे ही कांस्टेंट रहता है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब डेल्टा एच भी क्या हो गया? जीरो। इस पे कई सवाल आए हुए हैं। कॉलेज लेक्चरर में भी एक डेल्टा एच वाला सवाल आया था जो हमने शायद कल किया होगा। ठीक है, तो जीरो गेम है। एक तो ये जीरो गेम है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, और एक ये जीरो गेम है। वर्क दो कंडीशन में जीरो हो रहा है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में चेंज कब जीरो हो रहा है, ये तीन चार चीजें हैं। इस पे जबरदस्त सवाल आए हुए हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब शब्दों का ये जो गेम है उसमें हम आ गए हैं। ये नहीं करेंगे भाई, जीरो की बात चल रही है ना, तो पहले जीरो कर लेते हैं, वर्क की बात हम बाद में करेंगे। ये लो, फर्स्ट ग्रेड 2015 में एक सवाल आया हुआ है, और ये जो इधर वाला सवाल है वो शायद फर्स्ट ग्रेड 2022 में है या किस में है, मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है मैं बताता हूं। इसने पूछा है वर्क, क्या पूछा है? वर्क। ये पूछा है कार्य। आप कुछ मत पढ़ो, सबसे पहले कार्य पढ़ते ही आप देखो कहीं वैक्यूम निर्वात तो नहीं लिखा हुआ, आदर्श गैस और निर्वात तो नहीं लिखा हुआ। आदर्श गैस तो मिल गया, वैक्यूम भी मिल गया। ये लो, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क जीरो है। बात खत्म, बात खत्म यहीं पे ही। ठीक है, अब दूसरा सवाल चेक करते हैं। ये पता नहीं मुझे किस में आया, लेकिन ये है आरपीएससी का ही, एग्जाम का नाम साथ में उठाना भूल गया। ठीक है, यहां पर भी वर्क पूछा है, वर्क पूछा है, आइडियल गैस दिया है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैक्यूम में दे दिया, ये लो, वैक्यूम में दे दिया, आइसोथर्मली दे दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए, वैक्यूम में होना चाहिए, और आपका क्या बोलते हैं, वर्क जीरो। नो नीड टू कैलकुलेट, खत्म। दोनों आरपीएससी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये जीरो गेम को आपको समझ के रखना होगा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा जीरो गेम। आपको पता चल गया इंटरनल एनर्जी जीरो कब होती है और एंथैल्पी जीरो कब होती है, वर्क आपका जीरो कब होता है। ठीक है, ये देखो, जैसे ये भी एक जीरो गेम है आपके सामने। ये क्या है? जीरो गेम है। ठीक है, अब इस जीरो गेम को जरा समझो। ये कब आया हुआ है? जूनियर केमिस्ट 2011 में। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब उसके लिए क्या सही है? समतापी प्रक्रम के लिए क्या सही है भाई? समतापी प्रक्रम के लिए सबसे पहला जो सही होता है वो तो हम ये जानते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, जब डेल्टा टी जीरो होता है तो क्यू जीरो हो सकता है क्या? क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक प्रोसेस कराते हो, समझो बात को। किसी ने कुछ लिखा है क्या? हाँ, आप लोग उत्तर दे रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो ये भी एक जीरो गेम है। हम लोग कहाँ चल रहे थे? हम लोग चल रहे थे, मैं बोल रहा था, हाँ यस, देखो एक चीज समझो, जब भी एक प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें आपका ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर जीरो रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि पहले और आपने प्रोसेस कराया उसके बाद का टेम्परेचर जीरो, टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो है, सॉरी, टेम्परेचर जीरो नहीं रहेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ओके, यानी कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो, यदि आपने कोई रिएक्शन कराई, ठीक है, अब आप चाहते हो कि पहले जितना तापमान था उतना ही बाद में रहे। ठीक है, यदि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब तापमान कम हो जाना चाहिए ना, एंडोथर्मिक है तो। लेकिन आपको आइसोथर्मल बना के रखना है प्रोसेस को, तो सिस्टम क्या करेगा? बाहर से हीट ले लेगा और तापमान उतना मेंटेन कर लेगा। इसका मतलब हीट एक्सचेंज होता है किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। और सुनो, आपने एक रिएक्शन कराई, वो एक्सोथर्मिक है। अब यदि वहां पर जो दीवारें हैं वो यदि एडियाबेटिक हैं, रुद्धोष्म प्रकृति की दीवारें, हीट बाहर नहीं जा सकती, तो क्या होगा भाई? इंसुलेटेड है तो क्या होगा? आपकी हीट अंदर रहेगी तो सिस्टम का तापमान बढ़ जाएगा, तो आपका प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं रहा। तो आपको क्या करना है? वो हीट बाहर निकालनी है, जितनी एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकालनी है। इसका मतलब हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम में और सराउंडिंग में। हमेशा याद रखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी जीरो होता है, लेकिन डेल्टा क्यू कभी जीरो नहीं होता। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब डेल्टा क्यू कभी जीरो नहीं होता, इसका मतलब हमारा उत्तर या तो दो सही है या हमारा उत्तर ये सही है। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका डेल्टा क्यू जीरो नहीं है, डेल्टा टी जीरो है। हमेशा याद रखिए, इंटरनल एनर्जी तापमान का फलन होता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। वापस यही कॉन्सेप्ट काम आ रहा है कि तापमान में परिवर्तन जीरो, तो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन जीरो। हमें मिल गया उत्तर दो, ये लो,
इंटरनल एनर्जी भाई डेल्टा ई से भी दिखाया हुआ है, एनसीईआरटी में डेल्टा यू से दिखाया हुआ है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में ये ई से भी चलता है, तो आप ध्यान रखें ई और यू ये दोनों इंटरनल एनर्जी के लिए यूज हो रहे हैं, कैपिटल ई कैपिटल यू। ठीक है, आपको क्वेश्चन में किसी बुक में कोई कोई सा भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, और कोई जीरो गेम है क्या? जीरो गेम, जीरो गेम तो हमें मिलना चाहिए। यस, देखते हैं कुछ है क्या। नहीं भाई, और कोई जीरो गेम नहीं है। मुझे लगता है जीरो गेम का हमने काफी टाइम दे दिया। अब हम वापस वहीं से चलते हैं जहां हमने इसे छोड़ा था। ये हमारे सामने है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.2। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 6.2। क्या कहा है? अच्छा, ये भी एक जीरो गेम है, मुझे याद आ गया, जीरो गेम है। कैसे, देख लेते हैं। 10 एटमॉस्फेयर दाब और इतने तापमान पर एक आदर्श गैस, ये लो भाई, है ना, कि 2 लीटर, अच्छा वॉल्यूम 2 लीटर है, तो लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। ठीक है, दाब और 25 ताप पर किसी आदर्श गैस के समतापीय रूप से निर्वात में, ये लो मिल गया ना आपको, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, कहीं ये मिल जाए बस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मिल गया, ये रहा, निर्वात में मिल गया, ये रहा, गैस का प्रसारण हो रहा है। ठीक है, कहां से कहां तक हो रहा है? पहले 2 लीटर था, बाद में कितना हो गया? कुल आयतन 10 लीटर तक हो गया। ठीक है, प्रसारण में कितनी उष्मा अवशोषित हुई, कार्य कितना हुआ? ठीक है, कार्य का तो हमें भाई पता चल गया, यहां पर वैक्यूम में कार्य हो रहा है, निर्वात में है। ठीक है, अब आप इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये जो 10 एटमॉस्फेरिक दाब है ये गैस का है, ये जो गैस भरी हुई है ना, ये तो गैस का है, बाहर का नहीं है, बाहर तो निर्वात है। ठीक है, तो आपका पी एक्सटर्नल क्या हो गया? 0 हो गया। बात आपने समझी? पी एक्सटर्नल क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ठीक है, पी एक्सटर्नल 0 होते ही आपका डब्लू क्या हो गया? 0 हो गया। अब आप कहोगे सर डब्लू 0 हो गया, तो फिर ये कितनी है उष्मा, कितनी अवशोषित हुई? उष्मा कितनी अवशोषित हुई? ठीक है, तो भाई उष्मा कितनी अवशोषित होगी? आदर्श गैस उष्मा अवशोषित करेगी क्या फैलने के लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं करेगी। आपका जो उष्मा है वो भी 0 होगा, कोई हीट चेंज नहीं होगा, यहां पर कोई उष्मा अवशोषित नहीं होगी, दोनों 0 होंगे। उष्मा अवशोषित किस लिए नहीं हुई? क्योंकि वो आदर्श गैस है। यदि वो रियल गैस होती, साइकिल के टायर वाली होती, और यदि वो फैलती अगेंस्ट कुछ प्रेशर होता, तो बेचारी को वो क्या होता कि उसका क्या बोलते हैं, तापमान कम हो जाता, ठंडी हो जाती, तो उष्मा अवशोषित करना पड़ता उसको। अभी क्या है? अभी कोई उष्मा अवशोषण नहीं होगा। बात आपको क्लियर? ओके, अगला चलते हैं। इसी को इन्होंने कहा है, यदि इसी प्रसरण में ऊपर वाले में ही यदि बाह्य दाब एक एटमॉस्फेयर कर दे, देखो पहले तो बाह्य दाब क्या था आपका? पी एक्सटर्नल 0 था, अब इन्होंने कहा 1 एटमॉस्फेयर कर दो, तो कार्य क्या होगा? कार्य बताना है, तो कार्य बताने कैसे बताएंगे? W इज इक्वल टू आपका माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यही तो है। डेल्टा वी क्या है भाई? 2 से 10, 2 से 10 का मतलब भाई कितना लीटर बढ़ गया? 8 लीटर बढ़ गया वॉल्यूम। ठीक है, और पी एक्सटर्नल यहाँ पे इन्होंने 1 दे दिया, तो 1 इंटू आप क्या करोगे? 8 करोगे, तो ये 8 8 आ गया। अब 8 आप कहोगे सर यूनिट क्या है इसकी? तो पी एक्सटर्नल की यूनिट आपकी 1 एटमोस्फियर है, और वॉल्यूम लीटर में है, तो ये आ गया आपका लीटर एटमोस्फियर। बात आपको समझ में आई? लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको लीटर एटमॉस्फेयर ऑप्शन में मिल जाए, आपको वहां पर जूल मिल सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, कल भी हमारी बात हुई थी, 101.3, 101.3 आपका जूल, 101.3 जूल 1 लीटर एटमॉस्फेयर। यहीं पे एक और लिख देता हूं, वन वन लीटर बार, 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल होता है। सुन लो, दोनों लिख दिए हैं, जो जरूरत पड़े वो यूज लेना। बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहां पर कितना हो गया वर्क? 8 लीटर एटमॉस्फेयर हो गया, चाहो तो जूल में बता दो, चाहो तो किसी और में बता दो। ठीक है, ओके। अब यही इसने कह दिया कि यदि उदाहरण 6.2 में दिया गया प्रसरण क्या है? उत्क्रमणीय रूप से हो रहा है। ये देखो एक ही एग्जांपल में 6.3 दे दिया, उसी में उसी डेटा से 6.4 भी पूछ लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब प्रोसेस रिवर्सिबल कराना है। जैसे ही रिवर्सिबल होगा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। कान खड़े क्यों हो जाएंगे? क्योंकि रिवर्सिबल, डब्लू रिवर्सिबल का फॉर्मूला अलग है। वो क्या है? माइनस आपका आ गया 2.303 NRT लोग, और आपका आ गया V2/V1। ठीक है, प्रेशर का यदि डेटा दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? P1/P2, लेकिन वहां पर
P1 दिया हुआ है, मतलब प्रेशर का डेटा नहीं है, वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इससे सोल्व करेंगे, -2.303 n नंबर ऑफ मोल 1 मोल। अब देखो यहां पर भी एक गेम है, n नंबर ऑफ मोल चाहिए ना, इन्होंने नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, बताओ क्वेश्चन में नहीं दिया ना, क्या करें, मजबूरी है, एक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और देख लो यहां पर हमने जो सेकंड वाले में प्रसरण का हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये इरिवर्सिबल का लगेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, रिवर्सिबल का फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब रिवर्सिबल लिखा हुआ हो, अदरवाइज आप वर्क का जो है सिंपल वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो गया 1 हो गया। आर की वैल्यू आप लिख दो भाई, लीटर एटमॉस्फेयर में जो भी इसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या होती है लीटर एटमॉस्फेयर में, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर आपका एटमॉस्फेयर, और वो आएगा पर मोल पर केल्विन। ये आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में हो गई, ये आप यहां लगा दो 0.0821, ठीक है। तापमान, कितना तापमान दिया है, 25 डिग्री दिया है ना, याद आ गया, तो वो कितना हो गया 298 के। अब यहां पर भी एक ट्रिक बताऊंगा मैं, लोग वॉल्यूम कितना 10 लीटर तक प्रसारित हुई थी ना, और शुरुआत में 2 लीटर था, ये हमने देखा हुआ है, ओके। तो भाई ये तो आ गया, इसको आप सोल्व करोगे तो ये तो आ गया log 5 इज इक्वल टू क्या होता है 0.6990, ठीक है। ये आप यहां रखोगे। अब इसका भी एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, आप आंसर निकालो ना तो 298 की जगह 300 कर लिया करो, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। यदि आंसर्स में अच्छा खासा अंतर है तो आप इसको 300 कर लिया करो, ठीक है ना। तो आपका तुरंत आंसर निकलेगा। ये आपका हो गया, इसका log 5 की वैल्यू यहां लगा दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आएगा वो रिवर्सिबल वर्क आ जाएगा। यहां पर भी मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, कल जो मैंने बताया था कि एक्सपेंशन के लिए, सुन लो अगला क्वेश्चन भी आ गया है, एक्सपेंशन यदि वर्क हो रहा है, एक्सपेंशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, किसका, आइडियल गैस। तो क्या होगा भाई, हमेशा याद रखना W रिवर्सिबल ज्यादा होगा, W रिवर्सिबल ज्यादा होगा W इरिवर्सिबल से, ये लो इरिवर्सिबल कार्य से हमेशा ही रिवर्सिबल किया गया कार्य ज्यादा होता है, जिसको हमने कल लास्ट में 10 मिनट में टाइम लगा करके इसको समझा है कि क्यों रिवर्सिबल वर्क ज्यादा हुआ। यदि आपका कंप्रेशन कराते हो, यदि आपका क्या कराते हो कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, तो आपका इरिवर्सिबल जो वर्क है वो आपका ज्यादा होगा, वो मैक्सिमम होगा W रिवर्सिबल से। बात आपको समझ में आई, ये यहां पर इंपॉर्टेंट टिप है। एग्जाम्पलर नंबर 8 जो हमने कल सोल्व किया है, उसी से हमने ये पॉइंट निकाल करके फिर उसको हमने समझा कि क्यों कंप्रेशन में इरिवर्सिबल वाला वर्क मैक्सिमम होता है और एक्सपेंशन में रिवर्सिबल वाला वर्क मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वर्क के लिए, जीरो के साथ साथ। इतनी बात हो गई, ओके। चलते हैं आगे, 2022, इसका मुझे उत्तर नहीं देना है क्योंकि इसने पूछा है स्टेट फंक्शन। हम जानते हैं आपका हीट और आप वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन है, बाकी सब मजे करते हैं स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, ये सब के सब स्टेट फंक्शन है, भूलना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें से यदि कोई आपको ये सवाल कर ले कि इसमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, वॉल्यूम आएगा, बाकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सब इंटेंसिव है। कैसे, कल वाली ट्रिक हमने लगाई थी ना, मान लेते हैं ये हमने बनाया, एक सॉल्यूशन बना लिया, ये लो, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया, अभी तो एक कंटेनर में है, फिर इसके बीच में से वॉल्यूम मात्रा हमने आधी कर दी, 2 कंटेनर कर लिए, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। यदि यहाँ 1 मोलरिटी थी तो यहाँ भी 1 मोलरिटी रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहेगी, टेम्परेचर भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये मात्रा पे निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मात्रा पे कौन निर्भर करता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले इधर आपका पूरा जो पहले 2 लीटर था, अब वो 1-1 लीटर हो गया, ये लो, तो वॉल्यूम आधा हो गया, जैसे ही हमने अमाउंट आधा किया वॉल्यूम आधा हो गया, इसलिए वॉल्यूम मात्रा पे डिपेंड करता है, वो आपका एक्सटेंसिव है। लेकिन यहाँ स्टेट फंक्शन पूछा था, स्टेट फंक्शन सारे हैं, ठीक है। और कुछ है क्या, अब देखो, सवाल से डरते हो, न्यूमेरिकल से डरते हो, मेरे पास दो एक दिन से कई फोन भी आ रहे हैं जिनमें मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि भाई हमें न्यूमेरिकल से वो लगता है, एक न्यूमेरिकल फोबिया है। फिजिकल केमिस्ट्री आपने पहले क्यों शुरू की, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री हमें पहले नहीं आती, ऊपर से न्यूमेरिकल तो हमें और भी नहीं आते हैं, ठीक है।
तो इस यहाँ पर भी ये क्लास चूंकि बाकी लोग भी काफी देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। तो एक बात आप तय कर लीजिए कि स्कूल लेक्चरर में जो असली गेम है वो फिजिकल का है, आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का गेम नहीं है। ये आप सुन लो अच्छी तरह से, फिजिकल केमिस्ट्री का ही गेम होने वाला है मैक्सिमम। आप यदि फिजिकल को अवॉइड करोगे तो आप बहुत नुकसान में जाने वाले हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो यूनिट्स हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, नेम रिएक्शन है, इनको जनरली लोग बाग सारे के सारे जितने एग्जाम में बैठते हैं ना, उनका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ज्यादा अंतर नहीं होता है क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने में और सही होने में। अंतर सिर्फ फिजिकल क्रिएट करती है। बात को समझ में आया आपको? तो कंपटीशन का जो गेम विनर है ना, वो आपकी फिजिकल है, ठीक है। इसलिए हमें ये तो करना ही होगा। और जो सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल हैं वो आते हैं स्कूल लेक्चरर में, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। जो भी फर्स्ट ग्रेड के लिए चाहिए वैसा हम सारा करेंगे, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये आप याद रखिए। यदि उससे ज्यादा चाहिए तो वो भी करेंगे, कम चाहिए तो कम करेंगे, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करेंगे, कम चाहिए तो कम करेंगे, लेकिन उतना जरूर करेंगे जितना वहां चाहिए, ठीक है। ये आप याद रखिए। ओके, प्रक्रम में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, चैप्टर एंड एक्सरसाइज है। खास बात ये नहीं है कि एनसीईआरटी का है, खास बात ये है कि ये 2018 में या शायद, हाँ 2018 में ये आ चुका है। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 में ऐसे कैसे आया है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर एंड एक्सरसाइज है। देखो कितना अच्छा न्यूमेरिकल है ना। ये क्या है, प्रक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल उष्मा अवशोषित होती है। ये उष्मा अवशोषित है भाई, उष्मा अवशोषित का मतलब आपका डब्ल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ये 701 जूल क्या हो गई, नहीं क्यू आपका पॉजिटिव हो गया, और ये 701 जूल क्या हो गई, आपकी अवशोषित हुई है, क्योंकि सिस्टम ने अवशोषित किया है ना, इसलिए साइन प्लस आएगा। और ये क्या है, ये तो निकाय द्वारा अवशोषित, और ये निकाय द्वारा किया गया कार्य, ये देखो निकाय द्वारा। इसको बेसिकली समझ में नहीं आया कि ये कार्य किया गया है या निकाय पर किया गया है, लेकिन यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक प्रक्रम में निकाय द्वारा, ये हीटिंग तो छोड़ दो, हीट तो छोड़ दो, उसके बाद पढ़ो निकाय द्वारा 394 जूल कार्य किया जाता है, यानी कि निकाय ने कार्य किया है। इसका मतलब यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो माइनस आएगा 394 जूल, निकाय ने कार्य किया है ना। तो क्या पूछा है भाई, इंटरनल एनर्जी में चेंज कौन सा आएगा, फर्स्ट लो क्या है, Q प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर डब्ल्यू का साइन क्या है, माइनस है, तो वो आप लगा दो, प्लस का 701 माइनस 394। और बोलो इससे आसान क्या होगा, इससे आसान क्या होगा, ये स्कूल लेक्चर में आ चुका है, ठीक है। तो यदि सिंपल सा बात आप जानते हो तो आप कर सकते हो। वर्ड का गेम है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि निकाय द्वारा उष्मा अवशोषण का मतलब क्या है, निकाय द्वारा किए गए कार्य का मतलब क्या है, ठीक है। आपका तुरंत आंसर आएगा। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और हमारे पास है क्या। कहां से थे हम, अच्छा यहां से तो हम चल ही रहे हैं, तो हम नीचे उतर रहे हैं, यस। ओके, अब ये आया हुआ है टेक्निकल एजुकेशन 2011 में। बहुत ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही सिंपल सवाल है, मेरे बिना बताए ही आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे जरा देख लो, कीवर्ड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो अधिकतम कार्य पूछा इन्होंने, अधिकतम कार्य हमेशा उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, ये लो बात खत्म, ये हमारा नॉलेज है, उसके बेसिस पे हमने फाइंड किया। आदर्श गैस का प्रसार हो रहा है, अब आपको पता चल गया, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है आदर्श गैस का। रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला आप जैसे रिवर्सिबल देखोगे आपके हो जाएंगे कान खड़े, क्योंकि फॉर्मूला आपको लगाना है ये, यही लगाना है, ठीक है। ओके, यदि यहां पर ये वॉल्यूम दिया है तो V2/V1 करेंगे, यदि प्रेशर दिया है तो P1/P2 करेंगे, बात खत्म। ओके, अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, कैसे रखोगे, -2.303, तो ऐसे कैसे आएगा। एन यानी कि नंबर ऑफ मोल दिया है क्या क्वेश्चन में, दिया तो है, एन 1 रख देते हैं। आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका वॉल्यूम आप लीटर में रख रहे हो, तो लीटर एटमॉस्फेयर में आर की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। अरे इसके दो ऑप्शन कहाँ गए, ऑप्शन दो ही है इसमें। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, इसका मतलब उठाने में गलती हुई है। ओके कोई बात नहीं। तो आर तो इन्होंने देखो कैलकुलेशन में दिया है, अब इनमें से उत्तर आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। आर तो कैलकुलेशन में दिया है इन्होंने, इसलिए आर हम ऐसे कैसे रखेंगे, ये लो। अब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है भाई, ये आदमी अच्छा है, इसने सोचा 298 वाला नहीं, 27 डिग्री का मतलब आप समझ गए ना, 300 केल्विन होता है, ठीक है। 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन, ठीक है। तो ये आदमी अच्छा है पेपर सेट करने वाला, इसने एकदम डेटा सेट करके दिया है, ठीक है। आगे भी इसने गजब का सेट किया, ये देखो लोग फाइनल वॉल्यूम कितना है,
देखो 2.8 लीटर से 28 लीटर तक ये हो गई, फैल गई, तो फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2 वो आपका 28 लीटर है और इनिशियल वॉल्यूम है आपका 2.8 लीटर। बात खत्म। लीटर लीटर तो कट जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 2.8 कितना हो गया 10, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये लो ये तो खेल ही खत्म हो गया। क्या हुआ 2.303 इंटू आपके आर को अब हम लास्ट में लिखेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाई लोग 10 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये लो इसको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आर लगा दो, माइनस का आएगा 300। अच्छा ये तो हो गया, ये तो 300 दूना कितना हो जाएगा 600, 690 आ रहा है क्या, 690 क्यों आएगा भाई? अच्छा हाँ ठीक है, ये 2.30 है क्या? ओके ठीक है, तो 2.30 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को तो 690 क्यों जाएगा? कहीं गड़बड़ हुई है क्या, चेक करना जरा, बताओ। आंसर इसका एक आएगा क्या? ठीक है, लेकिन कैसे आएगा भाई, क्या गड़बड़ हुई है, मैंने क्या गलत किया बताओ जरा। मेरी यही कमी है कि मैं उत्तर पहले देख के नहीं आता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है उत्तर को निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। ओके यस, तो ये हो गया, मोल में तो कोई गड़बड़ नहीं है, आर हमें चाहिए ऐसे की ऐसे, 300 यहां हो गया। अब या तो देखो 690 मेरे ख्याल से ये सही है, और 300 को आप 2.30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 690 ही आएगा, यस वेरी गुड। ओके, और log 10 की वैल्यू 1 आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का साइन रहेगा, 690 पॉइंट आपका 9 आएगा, और ये आर वैल्यू आएगी, ऑप्शन आपका 1 सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, हम चल रहे थे एकदम सीधे सीधे, ठीक है। तो आपको देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर निकाय द्वारा किए गए आप कार्य पूछ रहा है आपको, आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते, कैसे नहीं कर सकते, इसने पूछा है निकाय द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, यानी कि निकाय जब कार्य करता है तो कार्य माइनस होता है, क्योंकि निकाय कार्य करेगा बेचारी की एनर्जी कम हो जाएगी, तो वर्क को हम माइनस कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आएगा तो माइनस वाला ही। अब आपको माइनस वाला ढूंढना है तो आप आराम से ढूंढ सकते हो, मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये जीरो वाला था, जीरो वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी जीरो वाला गेम था, ये भी कर चुके हैं, इसको मैं नहीं करने वाला हूं, इसका आंसर आप बताएंगे, ज्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर बता दो जल्दी से। एक पर पॉइंट लगेगा, एक पर पॉइंट कहां लगेगा भाई? हम्म, एक पर पॉइंट कहां लगेगा? फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, खुल के बताओ, एक पर कहां पॉइंट लगेगा, जब तक बाकी लोग ये सवाल सोल्व करो। अच्छा इसमें 3 आएगा क्या? आपने जल्दी से कर दिया, 10 मोल 12 मोल, 3 आएगा, 3 आएगा इसमें उत्तर, पता नहीं भाई क्या आएगा इसमें उत्तर, जल्दी से बाकी लोग भी निकालो भाई, जल्दी करो, कुछ तो होना चाहिए। पूनम कासनिया ने हमें उत्तर भेज दिया है ना, जल्दी बताओ उत्तर क्या आएगा। जल्दी करो भाई, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम्म हाँ उत्तर हमें भेज दिया है, उत्तर हमें मिल गया है, यस, अब पूनम कासनिया ने भी अपना उत्तर सही कर लिया, उत्तर आएगा 2, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। ये किसका गेम है, आपके डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, आपका क्या आ गया डेल्टा यू, और उसके बाद में आपका जो इक्वेशन आता है ना, कौन सा इक्वेशन आता है भाई, माइनस आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआरटी, ठीक है, एनजी एनआरटी, एनजी की आप वैल्यू रखो, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पर, गैसियस ये तो देखो लिक्विड है, ये नहीं रेस में शामिल नहीं है, ये सॉलिड है रेस में शामिल नहीं है, गैसियस का ध्यान देना है, ये गैसियस है ना, गैसियस प्रोडक्ट आपके 10 हैं, माइनस आप गैसियस के रिएक्टेंट आप करेंगे तो वो 12 है, इसका मतलब डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी -2 हो गई, -2 आप रखोगे यहां पर, तो अब क्या हो गया, ये इक्वेशन क्या आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2RT, यही तो आ गया इक्वेशन, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से क्या है, कम है, क्योंकि डेल्टा यू में जब ये घटाएंगे तब वो डेल्टा एच के बराबर आएगा, ठीक है ना, तो डेल्टा यू आपका ज्यादा है, उत्तर आपका 2 सही है, डेल्टा ई इन्होंने लिखा है इंटरनल एनर्जी के लिए, कोई बात नहीं, छोटा सा सवाल था, 2018 में एकदम अच्छा सा सवाल आया है, कल ही हमने किया है, जरा बता दो इसका उत्तर
एक अभिक्रिया का स्थिर दाब पर डेल्टा एच का तापमान के साथ परिवर्तन। अच्छा ठीक है, देखो जरा, स्थिर दाब पर डेल्टा एच का तापमान के साथ परिवर्तन, ये तो किसी की डेफिनेशन लग रही है मुझे, सुनी सुनी सी लगती है। यस, वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ ए रिएक्शन विद टेम्परेचर। डेल्टा एच का टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर। यस, ये तो मुझे सुना सुना सा फॉर्मूला लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। सीपी की हमने कल परिभाषा क्या लिखी है, सीपी इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल टी, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने लिखा है। और हमने यहाँ ये भी लिखा है कि ये क्या है, डेल्टा एच में परिवर्तन की दर है तापमान के साथ स्थिर दाब पर। सीपी की डेफिनेशन इन्होंने लिखी है, सीपी इसमें आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, केवल डेफिनेशन से उठाकर इन्होंने मारा है, शानदार क्वेश्चन उठाया है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा ये बता दो फटाफट जल्दी से, ठीक है, हमारा जो गेम है वर्क वाला, उसमें हम आ गए हैं। आप लोग मुझे फटाफट बताने वाले हो कि इसमें आपको होना जाना क्या है, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करोगे, एक मोल आपको स्थिर एक मोल गैस मिली है स्थिर आयतन पर। अच्छा, स्थिर आयतन पर, वेरी गुड, मिल तो गया भाई, कुछ तो मिला है हमें। एक मोल आपको गैस मिली है, अच्छा, वो स्थिर आयतन पर है। स्थिर आयतन का मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर इतना से इतना बढ़ा उसका, अच्छा उसको गर्म किए तो ठीक है, हीट इतनी सप्लाई की। ओके, अब हमें सप्लाई समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन है, एक मोल गैस भरी हुई है इस बैलून में या इस सिस्टम में, इसका इन्होंने क्या किया, हीट दे दी। हीट कितनी दी, 500 जूल दे दिया। तो तापमान बेचारा T1 कितना था, 298 से कितना हो गया T2 308, यानी कि 10 डिग्री तापमान बढ़ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलो देखते हैं, अभी बताते हैं। सबसे पहले हमें, मुझे लगता है कांस्टेंट वॉल्यूम से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है फ्रेंड्स, वर्क होता है हमारा 0। बताओ होता है कि नहीं होता है। अभी हमने बात करी है समायतनी प्रोसेस में डेल्टा वी होते ही आपका पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई डेल्टा वी होता है डब्ल्यू, ठीक है। तो आप जैसे ही डेल्टा वी क्या करोगे, 0 करोगे, पूरा 0 हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, आंसर खत्म, सेकेंड आंसर। आगे हम कुछ करेंगे ही नहीं, बात खत्म, ठीक है। सेकेंड आंसर कैसे आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, देखो इसमें दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर आपका देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। यदि आपका डब्ल्यू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब जितना भी डेल्टा यू है वो क्यू के बराबर हो गया, यानी कि जितनी आपने हीट एब्जॉर्ब करी है वो सारी की सारी इंटरनल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो इसका मतलब हीट हीट कितनी एब्जॉर्ब करी है, 500। तो इस केस में क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 500, ये लो 500 जूल। तो ये भी आ गया आपका, दूसरा वाला जो है उसको भी हमने प्रूव कर दिया। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आंसर सारा कहां से आया, फर्स्ट लॉ से आ रहा है, सिंपल लॉजिक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपका सिर्फ शब्दों को समझने का गेम है कि आइसोथर्मल क्या कह रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कह रहा है, आइडियल गैस क्या कह रही है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, वर्क 0 हो गया तो हीट क्या होगी, हीट 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी। सिंपल से गेम है, छोटे छोटे गेम है। ये क्वेश्चन आप कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। जरा जल्दी से उत्तर बताइए। इसका उत्तर बताओ भाई। अभी तक जिस तरह का हमने पोर्शन कवर किया है उसका आंसर, उसके क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, आप बने रहिए। वर्क के हम काफी सारे न्यूमेरिकल आज लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या कहता है, इसका मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर करोगे आप। ये कह रहा है विलगित बंद पात्र है, एक विलगित बंद पात्र है, यानी कि दीवारें इसकी क्या है, एडियाबेटिक है, अंदर से कोई आ नहीं सकता, बाहर से कोई जा नहीं सकता, इतनी बात खत्म, ओके। उपरोक्त द्रव को यदि विलोडक, अच्छा इसमें द्रव है क्या, अच्छा कोई बात नहीं भाई, द्रव कर लेते हैं, ओ लो, ओके, ये लो लिक्विड, ठीक है। इसको विलोडक से हिलाते हैं, विलोडक हमने लगाया एक, विलोडक आप जानते हो ना, जिससे हम लोग वो क्या बोलते हैं, छाछ बनाते हैं, विलोडक, स्टरर, ये लो, विलोडक से हिलाया। अच्छा विलोडक से हिलाएंगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है ना आपस में कोलाइड करेंगे ना, टकराएंगे, तो क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी, तो तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन जो तापमान में वृद्धि हो बाहर नहीं आ सकती, हीट बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि आपका ये विलगित बंद तंत्र है, ठीक है, ओके। तो कौन सा सही है, ओके। अब हम आ जाते हैं इधर,
इंसुलेटेड कंटेनर है, लिक्विड है, स्टरर पैडल से स्टरर किया है, इंक्रीज तापमान में इंक्रीज हुआ। ओके गुड, हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक चलते हैं, एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर Q आपका जीरो है कि नहीं है। जब भी देखो गेम शब्दों का है, जब इन्होंने कह दिया है कि क्लोज्ड है और इंसुलेटेड है, यानी कि इंसुलेटेड का मतलब दीवारें इंसुलेटेड हैं, बाहर से हीट आ नहीं सकती, अंदर से हीट जा नहीं सकती, इसका मतलब आपका हीट एक्सचेंज जीरो होगा। अब आप क्यू जीरो ढूंढना शुरू कर दो। मैं कहता हूं क्यू जीरो आपको कहां मिलेगा, बताओ जरा। एक में ही मिल रहा है, देखो शब्दों के गेम से उत्तर आ रहा है, उत्तर ये सही है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ है पहले, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या है बोल करके। ये बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ आपको गड़बड़ करनी ही नहीं है। कैसे नहीं करनी मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट लो लिखो, फर्स्ट लो क्या बोलता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि क्यू जीरो है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ये हम आधे में तो आ गए, यहां तक तो आ गए, ठीक है। इतनी बात ओके। अब ये क्या है कि टेम्परेचर यहां राइज हो रहा है, देखो अंदर टेम्परेचर राइज होगा ना। आप बात को समझो, मेरा कहने का मतलब ये है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये नॉट इक्वल टू जीरो भी तो लिखा हुआ है ना बीच में, कि दोनों आपस में इक्वल है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो उसका मतलब क्या है वो भी समझ लो। यहां पर हमने इसको हिलाया, पैडल को हिला करके द्रव को हिलाया, ठीक है। तो क्या होगा, आपका तापमान बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए, तापमान बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। सुन लीजिए, इसका मतलब तापमान में कोई ना कोई चेंज हो रहा है। यहाँ इसको विलोडक से द्रव को हिलाने से पहले का तापमान T2 और बाद का तापमान T1 है, ये सेम नहीं है, यानी कि आपका प्रोसेस आइसोथर्मल इसमें नहीं हो सकता। यदि विलगित तंत्र है, हीट बाहर नहीं जा सकती, तो आपका जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं हो सकता। आइसोथर्मल नहीं हो सकता, इसका मतलब हीट जो पैदा हुई है वो अंदर की अंदर ही रही है, इसका मतलब तापमान बढ़ गया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो नहीं है। जब तापमान में चेंज जीरो नहीं है तो इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की जीरो नहीं है। तापमान बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, क्योंकि दीवारें इंसुलेटेड है, हीट बाहर नहीं जा सकती, तो अंदर ही अंदर तापमान बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये लो, नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर तापमान बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ बढ़ेगी तो वर्क भी कुछ ना कुछ होगा, और वो मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। यस, चलते हैं आगे। ओके, इसका उत्तर दे दो भाई फटाफट। वर्क डन ड्यूरिंग द अच्छा, इन्होंने कुछ, अच्छा ये न्यूमेरिकल है भाई, ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इजी होने वाला है। न्यूमेरिकल थर्मोडायनेमिक्स के सिर्फ और सिर्फ इजी होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होते। गैस का प्रसार प्रारंभिक आयतन इतना है, डीएम क्यूब अंतिम आयतन इतना है, बाहरी दाब इतना है, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं V1 V2 क्या है, वो हमें मिल गया 4 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब का मतलब भाई जानते हो ना, डीएम क्यूब का मतलब लीटर होता है, बात को समझो। डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब तो जानते हो ना, एमएल होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml, 1 डीएम क्यूब का मतलब 1 लीटर। यस, ओके। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अच्छा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, 3 एटमॉस्फेयर है। ओके, इतनी बात हो गई। ओके, चलो भाई इसको कैसे सोल्व करोगे, जल्दी से इसका उत्तर बताओ फटाफट, फास्ट। यस, वर्क डन निकालना है ना आपको, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कर दो, बात खत्म। रिवर्सिबल प्रोसेस तो है नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ओके, तो अब क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा है ना, रिवर्सिबल में तो देखो आपको हर बार प्रेशर को चेंज करना पड़ता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आप हर बार प्रेशर चेंज करते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप कांस्टेंट प्रेशर लगा के छोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अंदर 3 एटमॉस्फेयर का, अंदर कोई भी प्रेशर है, लेकिन बाहर मैंने उससे ज्यादा लगाया या कम लगा करके छोड़ दिया, जितना एक्सपेंशन होना है उतना हो जाएगा, जितना कंप्रेशन होना है उतना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आए, लिख लो यहाँ पर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आए, इसका मतलब वो क्या है, आपका इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है। सुन लो भाई इस बात को एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है। इतनी बात हो गई। ओके, अब आप यहाँ क्या करने वाले हो, प्रेशर डेल्टा पी एक्सटर्नल भाई कितना है, ये रहा आपका 3 एटमॉस्फेयर, यहाँ आ गया आपका 3 ATM मल्टीप्लाई डेल्टा वी आपका 6 माइनस आप क्या करोगे 4, तो कितना हो गया 2, सीधा ही 2 लिख देते हैं ना, कहाँ दिक्कत है, ये लो 2, 2 आपका लीटर लिख देते हैं डीएम क्यूब की जगह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आंसर क्या आ गया, -6 लीटर एटमॉस्फेयर। लीटर एटमॉस्फेयर यहाँ से उठाया है, लीटर यहाँ से उठाया, लीटर एटमॉस्फेयर।
अब इसमें -6 लीटर एटमॉस्फेयर है क्या? नहीं है। जिसका डर था वही हुआ। आंसर किसमें है? जूल में। कैसे निकालेंगे? 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू आपका 101.3 जूल। इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा? माइनस का तो आएगा, कम से कम 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 600 तो आएगा ही आएगा, आगे कुछ भी आता रहेगा। बी आंसर है। बात खत्म। चलते हैं आगे। समझ में आ गया होगा ऐसा मेरा मानना है। यस। A gas is allowed to expand in well insulated container against a constant। अच्छा, फिर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये लो, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मिलते ही आपका क्या है? इरिवर्सिबल आपका प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है। सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। यस। 2.5 से, अरे भाई ये तो सेम टाइप का है। सेम टाइप का है। डेल्टा यू पूछा है इन्होंने। सेम टाइप का प्रोसेस है, डेल्टा यू पूछा है। फटाफट बता दो डेल्टा यू क्या होगा इसका। जल्दी से बताओ भाई, टाइम बहुत कम है। यस। डेल्टा यू बताओ इसका। कैसे बताओगे आखिर? हम्म कैसे बताओगे भी डेल्टा यू? इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड कंटेनर है, इसका मतलब इसके। ओके। यस। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब क्या हुआ भाई? बताओ, फटाफट बताओ। हीट आपको बतानी है। ठीक है। ओके। देखो जरा, बात को समझो। आपको करना क्या है, इन्होंने घुमा के पूछा, इन्होंने डेल्टा यू पूछा है। ठीक है। घुमा दिया थोड़ा सा भाई, घुमाया है इन्होंने। यस, मानते हैं भाई इस बंदे को। यस। ठीक है। तो देखो, ज्यादा नहीं घुमाया लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट लो उठा लो। इसने कहा आपका इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड, इंसुलेटेड से मैं ये समझता हूं कि हीट न बाहर आएगी न जाएगी। इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। इसने क्या पूछा है? डेल्टा यू। आपको क्या निकालना है? डब्ल्यू। देखो कि गेम क्या किया है बंदे ने। डेटा दिया है डब्ल्यू का, डब्ल्यू निकालने का, और निकलवाया है डेल्टा यू। ठीक है। इसका मतलब आपको पहले ये देखना होगा कि फर्स्ट लॉ के बेसिस पे आप जैसे ही क्यू इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपका डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये डब्ल्यू के बराबर हुआ, क्या हुआ? अब आप बहुत आराम से क्या कर सकते हो? डब्ल्यू निकालोगे, जो डब्ल्यू निकालोगे वही डेल्टा यू होगा। अब डब्ल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपका फॉर्मूला कोई ज्यादा खास नहीं है, एकदम आपका अच्छा फॉर्मूला है। ये लो, डब्ल्यू इज इक्वल टू फलाना फलाना माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल भाई कितना है? प्रेशर कितना है अभी फाइंड करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेयर, माइनस 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ है? 2.5 लीटर से चला गया 4.5। 2.5 से 4.5 का मतलब क्या हुआ भाई? 2 लीटर का अंतर आ गया ना। तो 2 लीटर हम यहाँ सीधा ही लिख देते हैं। ये लो, तो आ गया आपका 5 लीटर एटमॉस्फेयर। और 5 लीटर एटमॉस्फेयर हम ढूंढेंगे, हमें नहीं मिलेगा। हमें क्या मिल रहा है? जूल में। आप तो समझते हैं ना हम क्या करने वाले हैं, इसको 101.3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जो आएगा वही जूल में हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या आने वाला है ना? अब तो बता दो जरा, इसका आंसर क्या है? माइनस वाला आपका 505 आएगा। इतनी बात क्लियर? किसी ने उत्तर दिया है क्या? ओके, सबने उत्तर से भर दिया है कमेंट बॉक्स। वेरी वेरी गुड। चलते हैं आगे। इतनी बात हो गई तो इसका कार्य आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। यस, जल्दी से। तब तक मैं पानी पी के आ जाता हूं, आप लोग करो सवाल सोल्व। ओके। हाँ, तो भाई बताओ इसका उत्तर। बता दिया क्या आपने?
इसका उत्तर सी बताया है क्या आपने? 6:06 पे? नहीं नहीं, ये तो इसका उत्तर नहीं है। इसका मतलब आप लगे हुए हो। यस, लगे रहिए। वेरी गुड। हम्म। इसके उत्तर में ज्यादा कुछ मगजमारी थी नहीं। अब कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता कि प्रश्न हिंदी में नहीं है। यस। ठीक है। तो आइडियल गैस को एक्सपेंड कराना है। आइडियल गैस को क्या किया इन्होंने? एक्सपेंड किया है, आइसोथर्मली किया है। अच्छा, आइडियल गैस मिल गई क्या? वेरी गुड। एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल हुआ है क्या? वेरी गुड। अब क्या चाहिए भाई? कांस्टेंट प्रेशर दिया है, इसका मतलब ये लो भाई, इरिवर्सिबल है ना? वर्क डन पूछा है। वर्क डन इरिवर्सिबल में तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल क्या है? पी एक्सटर्नल, अच्छा ये रहा, 10⁵ ओके, -10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा वी से। डेल्टा वी क्या है? ये रहा। अरे भाई, ये तो किस में है? मीटर क्यूब में, पावर में दिया हुआ है। चलो, इसको डेल्टा वी को हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू V2। फाइनल वॉल्यूम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम इन्होंने दिया है, ये रहा। इससे इतना प्रसार होता है, तो फाइनल वॉल्यूम आपका है 10⁻²। और ये है आपका मीटर क्यूब। इसमें से माइनस करना है इनिशियल। इनिशियल कितना है जरा देखना, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये लो भाई, इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पावर वाली माइनस को कैसे सोल्व करते हैं? ये तो क्लास 11 में है। कैसे सोल्व करते हैं? इसमें से पहले कॉमन लेंगे, है ना? कॉमन क्या लेंगे? 10⁻²। तो दोनों के पास है ना, इसके पास भी है, इसके पास भी है। 10⁻², कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही यहाँ क्या आ गया? यहाँ आपका 1 आ गया। और माइनस में यहाँ क्या आ गया? यहाँ 10⁻1 बच गया। बात खत्म। ठीक है। और आगे कैसे सोल्व करेंगे? 10⁻²। और एक में से 10⁻1 का मतलब क्या हो गया? 0.1। ये माइनस करेंगे तो क्या आ गया? मल्टीप्लाइड आपका 0.9। बात सही है ना? जीरो, ये देखो, 10⁻1 का मतलब क्या हुआ? 10⁻1 का मतलब हुआ 0.1। तो 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 मिलेगा। इसका मतलब 10⁻² इंटू 9 मीटर क्यूब आ गया आपका। यहाँ मीटर क्यूब हमने लगाया नहीं, ये लो। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आ गया 9 इंटू 10⁻3। बात खत्म। मीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपका? डेल्टा वी आ गया। रख दो भाई, 9 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, आ गया आपका। ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है आपका? अच्छा, यहाँ 10⁵ है, वहां ये है, तो फिर 9 इंटू 10⁻² हो गया ना। कहाँ दिक्कत है? ये -3 है, ये 10⁵ प्लस का है, तो कट गया, तो आपका यहाँ 2 बच जाएगा। तो 10⁻², 9 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब मीटर का हाल देख लेते हैं। मीटर यहाँ -2 है, यहाँ मीटर क्यूब है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया न्यूटन, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? और मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे कैसे? बात को समझे कि नहीं समझे? जरा बता दो फटाफट जल्दी से। हम्म। नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं बचेगा ना, न्यूटन मीटर ही बचेगा। ठीक है। न्यूटन मीटर किसको बोलते हैं? जूल को बोलते हैं। बात को समझो। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। बहुत बेसिक है ये, हम बात कर चुके हैं। ठीक है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, इसका मतलब 900 आपका आ गया जूल। वर्क डन बाई द गैस है, नहीं, वर्क डन ऑन द गैस है ये। वर्क डन ऑन द गैस इज, ये क्या बात है भाई? ये क्या पूछ रहा है? वर्क डन ऑन द गैस कैसे किया इसने? वर्क डन ऑन द गैस, लेकिन यहां कह रहा है गैस द्वारा किया गया कार्य। ये क्या है? एक्सपेंशन है ना। तो एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन में तो गैस द्वारा किया गया कार्य होता है, वर्क डन ऑन द गैस तो कभी नहीं होता। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हिंदी वाला सही है, ये गलत है। ठीक है। तो आंसर इसमें क्या आएगा? माइनस वाला 900 जूल आएगा। ये लो, बात को समझो। प्लस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन जब भी होता है तब क्या आता है? वर्क डन बाय द गैस आता है। ठीक है ना? वर्क डन ऑन द गैस नहीं आता। तो यहाँ पर आपको माइनस तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि माइनस तो ये फॉर्मूले का फंडामेंटल है। आपने उत्तर दे दिया क्या? बी। काफी लोगों ने उत्तर दे दिया है। वेरी गुड। कृष्ण रामावत, अक्षय,
अक्षय कुमार, स्वामी, प्रियंका, पूनम, निरंजना, मंजू, मुंड। ओके, यस। देखो हम कर क्या रहे हैं, आज की क्लास का टारगेट ये था कि हमने अभी तक जितना किया है उसको हम एक अच्छे तरीके से समेट पाएं, ताकि आपके पास वो सारी चीजें रहें कि अभी तक का जो पोर्शन हुआ है उसमें से सवाल आए तो आप उसको टेकअप कर पाएं। ठीक है, ये हमारा गेम था। यस, इसका उत्तर बता दो भाई, वर्क डन बाय द गैस, इसका उत्तर बता दो। सीधा सीधा सा है, एक ही तरह के सवाल आ रहे हैं देखो नीट में, है ना। और ये सारे सवाल हमारे जो आरपीएससी का है ना उसके बिल्कुल लेवल के, बिल्कुल पास के हैं, बिल्कुल पास के हैं। ऐसे सवाल हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं आरपीएससी में। यस, क्योंकि ये सिंपल सिंपल वाले न्यूमेरिकल हैं, छोटे वाले न्यूमेरिकल हैं, जिनमें प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा चाहिए बजाय कि आपके क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन के। प्रेजेंस ऑफ माइंड ये ज्यादा मांगते हैं। बता दो भाई, इसका उत्तर बता दो फटाफट, इसका उत्तर बता दो। मैं इसका कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा तो फिर बाद में जो वीडियो देखेंगे वो क्या देखेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, ओके। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ए गैस एक्सपेंड्स इतना टेम्परेचर, एक्सपेंजन हुआ है आइसोथर्मल में इतना लीटर से इतना लीटर तक। ओके, कांस्टेंट अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर का मतलब आ गया इरिवर्सिबल सिस्टम। ये लो, इरिवर्सिबल आपका प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये बाहर का है। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस। ओके, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इरिवर्सिबल, पी इज इक्वल टू, नहीं, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इतनी बात हो गई। पी एक्सटर्नल क्या है भाई, 2 बार माइनस 2 बार मल्टीप्लाई डेल्टा वी। डेल्टा वी कहां से कहां तक गया, 0.25 माइनस 0.1, कितना गया, कितना बच गया भाई, 0.25 लीटर माइनस 0.1 लीटर, तो कितना बच गया, ये तो बच गया 0.15 लीटर बच गया क्या। ओके, तो रख देते हैं 0.15 लीटर। ठीक है, इतना हो गया। ये हमने डेल्टा भी यहाँ निकाल लिया, यहाँ सीधी उसकी वैल्यू रख दी। तो ये क्या आ गया भाई, ये तो 3 बार लीटर आ गया। और बार लीटर ये क्या है भाई, लीटर एटमॉस्फेयर तो हम जानते हैं, लीटर बार नहीं जानते। बार लीटर या लीटर बार एक ही बात है। ठीक है, तो देखो भाई सुन लो, अभी अभी मैंने आपको बताया होगा कि लीटर बार, 1 लीटर बार इज इक्वल टू क्या होता है, 100 जूल। ये लो, तो 3 में कितना हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। ओके, तो ये 0.3 आएगा। तभी मैंने देखा 300 कैसे नहीं है, 300 होता तो ये तो गलत हो जाता उत्तर। ठीक है, तो ये पॉइंट है, देखो 0.15 है, 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आएगा। 0.3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 30 लीटर बार आएगा। 30 लीटर बार नहीं, 30 आपका जूल आएगा, सॉरी। लीटर बार में तो आपका आंसर आ रहा है 0.3, और जूल में आंसर आ रहा है आपका 30। ठीक है, क्योंकि 0.3 को हम 100 से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। बात आपको समझ में आई। ठीक है, आंसर आपने दे दिया है डी। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि हमने आज क्या किया है। आज की क्लास हमारी इतनी ही है। ठीक है, और इसमें हमने एक अभी तक जो हमने किया है वर्क वाला टॉपिक। ठीक है, और कुछ जो हमारी शब्दावली थी उसको हमने समझने की कोशिश की है कि आइसोलेटेड ये क्या होता है, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी से कैसे हेल्प मिलेगी हमें, ये सारी चीजें हमने देखने की कोशिश करी है। ठीक है, कुछ फंडामेंटल सवाल भी थे। जीरो गेम भी हमने देखा है कि जीरो गेम एक बहुत बड़ा गेम है थर्मोडायनेमिक्स में, जो काफी ज्यादा आरपीएससी में खेला जाता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल केवल जीरो गेम पे आते हैं, लगभग लगभग हर साल एक सवाल आपको जीरो गेम वाला जरूर मिलेगा। तो जीरो गेम को भी हमने पकड़ने की कोशिश की है कि डेल्टा यू डेल्टा एच जीरो कब होगा और आपका वर्क जीरो कब होगा। ठीक है, तो आपको इतना तो आज समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में जब तक आपको इन प्रोसेसेस का मतलब पता नहीं होगा कि एडियाबेटिक क्या है। अच्छा, कैमरा कहाँ देख रहा है भाई, ओके, यस अब सही है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, आपका 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 देखो, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, आपकी आइडियल गैस की प्रॉपर्टी भी कभी कभी बीच में रोल प्ले करती है। आपका आपको ये समझ होनी चाहिए कि तापमान में किसी सिस्टम के परिवर्तन नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन नहीं होगा। आपको ये समझना चाहिए कि जब एडियाबेटिक सिस्टम है तो हीट का एक्सचेंज जीरो हो गया, जब भी हीट का एक्सचेंज जीरो होता है तो इंटरनल एनर्जी वर्क के बराबर हो गई। अब यदि वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक आइसोथर्मल है ना, तो वहां पर आपका क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक आइसोथर्मल है। ठीक है, तो
एडियाबेटिक आइसोथर्मल है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। यदि आपका आइसोथर्मल है तो तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा तो डेल्टा यू जीरो हो गया। डेल्टा यू जीरो हो गया तो और उधर आपका क्या है, आपका क्यू भी जीरो है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी से हम सारा निचोड़ निकाल सकते हैं। समझो बात को। यदि आपको प्रोसेसेस का मीनिंग क्लियर है, ठीक है, यदि आपको टर्म्स जो हैं स्टेट फंक्शन और आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इनके मीनिंग क्लियर है, यदि आपको पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन का मतलब पता है, यदि आपको स्टेट ये क्या बोलते हैं सिस्टम के टाइप का मतलब पता है कि एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है, वॉल का मतलब पता है कि एडियाबेटिक वॉल आपकी कैसी होती है, बाउंड्री वॉल जो होती है ना, बाउंड्री वो एडियाबेटिक है तो क्या होगा, तापमान उधर से उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए कि वैक्यूम में प्रसारित कराते हैं, वैक्यूम में प्रसारित कराते हैं तो भाई सामने तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रेशर ही नहीं है, तो प्रेशर नहीं है तो वर्क कैसे होगा, ये बात थी। ठीक है, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि ग्रुप में एक वो कुछ चलता रहता है, तो मैंने उसको देखा तो मुझे एक पॉइंट तो जरूर समझ में आया कि कई लोग हम में से गड़बड़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा टर्म्स का मीनिंग क्लियर नहीं है, टर्म्स का मीनिंग क्लियर नहीं है। अब मैं आ जाता हूं आपके सामने, ठीक है, ताकि आपको डिजिटल बोर्ड वाली जो फीलिंग है वो थोड़ी बहुत आ जाए, है ना। और आप देख रहे होंगे मेरा हल्का सा थोड़ा सा वेट भी लूज हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ, आप बोलने पे मत जाइए, मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा तो इसी तरह से लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हेल्थ के साथ स्ट्रगल मेरा चल रहा है, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो दैट इज माय ओन इश्यू, है ना, वो आपके तक उसकी कोई आंच आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन बात जो मैं कह रहा था वो ये कह रहा था कि आपको टर्म्स का मीनिंग एकदम क्लियर रखना है। टर्म्स का मीनिंग क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से अप्रोच करोगे, और उसको यदि आप 5 मिनट लगाओगे तो आप 1 मिनट में ही सोल्व कर लोगे, यदि आपका टर्म्स का मीनिंग क्लियर है तो, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो हमारी टर्म्स का गेम था, थर्मोडायनेमिक्स का। उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले सेशन को आप अच्छी तरह से टेकअप कर पाओगे। ये एक दिन मैंने इसीलिए इन्वेस्ट किया है क्योंकि हम थर्मोकेमिस्ट्री में जाएंगे, इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच का मतलब समझते रहेंगे, वहां भी बहुत सारी टर्म्स है, फिर हम स्ट्रगल करेंगे। तो हम ऐसा ना करें, इसलिए हम क्या करेंगे कि क्या बोलते हैं, टर्म्स को हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं जितनी है। और अब आपको ये चीज पता चल गई होगी कि आने वाले पोर्शन की भी आपके जो शब्द हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, एकदम फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को आराम से पकड़ लो। आज के लिए इतना ही, कुछ कहना है तो कहिए, वरना क्या बोलते हैं, क्या है, कारनोट इंजन। कारनोट इंजन का आप देखो, एक मैं आपको एक पीडीएफ आज शेयर करूंगा, उसमें स्कूल लेक्चरर में आज तक के थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी सवाल आए हुए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप अपने आप ही डिसाइड कीजिएगा कि हमें कौन से टॉपिक पे जाना चाहिए, कौन से टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कारनोट इंजन यदि क्या बोलते हैं, यदि हमारे कोर पोर्शन हो गया तो कारनोट इंजन भी ले लेंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। पहले हम वो पोर्शन कवर कर रहे हैं जो स्कूल लेक्चर का जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो उसके आसपास से ही बनता है। आज की क्लास में न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए, एक्सीलेंट क्लास, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो आज तक जो कार्नोट साइकिल है उसमें स्कूल लेक्चर में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। आप सोचिए 5 एग्जाम हो गए, एक तो आता, एक भी नहीं आया, ठीक है। क्यों? इसका एक रीजन है, सिलेबस में कार्नोट साइकिल नहीं लिखा हुआ है, बात को समझिए। इसलिए सवाल कहां से आते हैं, बेसिक से आते हैं, और जो लिखा हुआ है उसमें से आते हैं। लिखा हुआ क्या है, आपका जूल थॉमसन इफेक्ट लिखा हुआ, एक सवाल आता है हर साल, हर साल एक सवाल आता है, जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। और आपका क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी लिखा हुआ है, एंथैल्पी के सवाल भर भर के आते हैं। इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ है, भर भर के सवाल आते हैं। एंट्रोपी लिखा हुआ है, भर भर के सवाल आते हैं। थर्ड लॉ लिखा हुआ है, अच्छे सवाल आते हैं। बात को समझो, ठीक है। तो आप ये भी देखना कि आज तक थर्मोडायनेमिक्स में मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा सवाल आ गए स्कूल लेक्चर में, ठीक है। वो 50 सवाल एक फिक्स टॉपिक्स में से हैं, हटके नहीं है इधर उधर, है ना। इवन मेरे लिए भी एक ये ऑब्जर्वेशन है कि कार्नोट साइकिल में से एक भी सवाल नहीं आया, 50 में से एक भी नहीं है। कार्नोट नहीं, और भी इन्होंने कई टॉपिक छोड़ रखे हैं। उसका रीजन ये है कि जिसको पेपर बनाने के लिए मिलता है उस पर बहुत प्रेशर होता है आरपीएससी का। क्या प्रेशर होता है कि पेपर एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है, पहली बात तो वो उठाता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से, ताकि उनकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड हो और उनमें कोई डाउट नहीं हो, कोई ऊपर नीचे होने की गुंजाइश नहीं हो। इसलिए वो भागते हैं कहाँ,
एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ओके है, सारे क्वेश्चन क्लियर है, उस पर कोई डाउट नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। पहला रीजन एनसीईआरटी पे जाने का। दूसरा सिलेबस बनाते टाइम प्रेशर ये रहता है कि आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन यदि गया तो फिर क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एक्सपर्ट के लिए, ठीक है ना। इसलिए वो कोशिश ये रखते हैं कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके आसपास ही पेपर बनाओ, ताकि आउट ऑफ सिलेबस के लिए कोई ये कह नहीं सके कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। यही रीजन है कि स्कूल लेक्चर में आरपीएससी सेकंड ग्रेड देख लो चाहे ये देख लो, जो टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं वो 99% असिस्टेंट नेट क्वालिफाइड ही अप्लाई कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, ये हम बात बाद में करेंगे। ये आप क्वेश्चन में डाल देना, बहुत सारे लोग इसका जवाब दे देंगे, सॉरी ग्रुप में डाल देना, जवाब दे देंगे लोग बाग, ठीक है। मैं कह रहा था कि जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं सिलेबस में, ठीक है, आपको 90% क्वेश्चन उस टॉपिक में से मिलेंगे, 10% क्वेश्चन आपको इधर उधर से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा कहने का मतलब, है ना। लोग बाग क्लास छोड़ रहे हैं क्योंकि अब फालतू की बात शुरू हो गई है, इसलिए हम भी इसे बंद करते हैं। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू वेरी मच।